Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. We are starting the most important topics in Indian polity lecture series wherein we will cover current affairs from polity in the last 1 year. There is a small announcement for you guys. You can access Arpita Sharma Ma'am's Unacademy Plus classes on art and culture and revising current affairs for prelims 2020-2021. For this, you need to subscribe to Unacademy Plus and use code Sharma20 to get 10% discount. Link for this is given below in description box. So now let's start for our topic for today. वो क्या है? Protection of Women from Domestic Violence Act. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है? ये महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है ये वाला अधिनियम या एक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, कि अगर किसी घरेलू सेटिंग पे घर के माहौल में अगर किसी महिला के साथ कुछ हिंसा की जाती है, अब्यूज किया जाता है, तो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। ठीक है, इट रेफर्स टू वायलेंस और अदर अब्यूज इन डोमेस्टिक सेटिंग। अगर कोई हिंसा या अब्यूज होता है, कहाँ होता है? डोमेस्टिक सेटिंग में, तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक सेटिंग मतलब कि अगर कुछ लोग मतलब कुछ पर्सन्स इकट्ठे रह रहे हैं, मतलब उनकी आपस में शादी हुई है या वैसे ही जॉइंट फैमिली में इकट्ठे रह रहे हैं, वहां पे किसी महिला पे कोई वायलेंस हो या हिंसा हो, तो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम देंगे। ठीक है, तो इसमें अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो लॉ है उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब वो किन चीजों को डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में लेकर आता है। तो जो हम देखते हैं कि दिस लॉ इज वेरी ब्रॉड इन इट्स डेफिनेशन। ये जो लॉ है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा की जो डेफिनेशन है वो नैरो डेफिनेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारपीट को या किसी और तरह के फिजिकल अब्यूज को ही हिंसा या वायलेंस माना जाएगा। इसमें फिजिकल वायलेंस के साथ साथ वर्बल, इमोशनल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक वायलेंस को भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत ही माना गया है। ठीक है, कि जो घरेलू हिंसा है वो सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं है। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी को वर्बल अब्यूज करना, वर्बल, इमोशनल, सेक्सुअल या इकोनॉमिक अब्यूज करना भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। अब हम धीरे धीरे करके देखते हैं कि फिजिकल वायलेंस का मतलब क्या होता है। फिजिकल वायलेंस मतलब शारीरिक हिंसा, जैसे मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, ऐसे ये सब चीजें जो है वो फिजिकल वायलेंस के अंदर आती हैं। फिर है वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मौखिक या भावनात्मक हिंसा, कि किसी को इमोशनल तरीके से अब्यूज करना। उसमें क्या आ जाएगा? किसी का अपमान करना, गालियां देना, मतलब उस फीमेल को गालियां देना, अपमान करना, उसके करैक्टर पर गलत उंगली उठाना, आचरण पर दोष आरोपित करना, पुत्र ना होने पर, मेल चाइल्ड के ना होने पर उसको अपमानित करना। ये सब चीजें जो हैं वो वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज के अंदर आएंगी। उसके बाद सेक्सुअल वायलेंस या लैंगिक हिंसा में क्या आ जाएगा कि इसमें किसी महिला को अश्लील साहित्य पढ़ने के लिए या अश्लील कुछ फिल्म वगैरह देखने के लिए विवश करना भी इसमें होगा, या सेक्सुअल तरीके से दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, ये सब चीजें आएंगी। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक वायलेंस। इकोनॉमिक वायलेंस मतलब आर्थिक हिंसा। इसमें क्या सब आएगा कि जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस ना देना, ठीक है, महिला को या महिला के बच्चों को अगर वो अपने हस्बैंड पे या किसी और मेल मेंबर पे डिपेंडेंट है, उसको कोई पर्सन खाना ना दे, कपड़े, दवाइयां, मतलब जो जरूरत की चीजें हैं वो सब उपलब्ध ना करवाया जाए। जो मनी के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे फीस देना, दवाइयां लेकर देना, ये सब, तो ये जो है ये इकोनॉमिक वायलेंस या आर्थिक हिंसा के अंदर आएगा। ठीक है, अगर कोई वर्किंग वुमन है कि वो अपना काम करके कुछ पैसे कमा कर लाई है, उसकी जो पे मिली है, अगर वो उसको उसकी फैमिली वाले उससे छीन लेते हैं, ठीक है,
या उसको काम करने से रोकते हैं, वो काम करना चाहती है और वो उसको फोर्सफुली रोक रहे हैं, तो ये सब हमारा आर्थिक हिंसा, इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर आएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि ये जो लॉ था, इंडियन लॉ है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उसके प्रिंसिपल्स को इंश्राइन करता है। तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया था 1993 में। ठीक है, तो उसके प्रिंसिपल्स को एनफोर्स करने के लिए ही ये जो लॉ है ये बनाया गया। ठीक है, तो हमारा अब हम देखते हैं कि इस जो ये लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, इसमें कौन कौन सी लेडीज, कौन कौन सी औरतें इसके अंतर्गत हेल्प ले सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने जो ये लॉज को पढ़ना है, इसको यूपीएससी या सिविल सर्विस, बाकी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के तरीके से पढ़ना है कि उन पेपर्स में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हु कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस लॉ। तो लेडीज हु आर इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद पर्सन हु हरासेस देम। ठीक है, इंक्लूडिंग मैरिड वुमेन, मदर्स, ग्रैंड मदर्स, डॉटर्स एंड सिस्टर्स। कौन कौन सी औरतें इसके अंतर्गत हेल्प ले सकती हैं कि जो पर्सन उनको हरास कर रहा है वो उनके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो लेकिन क्या सिर्फ अगर हम ये लेटर सपोज के कोई मेल मेंबर है जिसके अगेंस्ट ये घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट है, तो क्या सिर्फ उसकी बीवी कंप्लेंट कर सकती है, उसकी वाइफ कंप्लेंट कर सकेगी? नहीं, जो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है उसके अंतर्गत जितनी भी विमेन होंगी, उसके अंदर जितनी भी विमेन होंगी, ठीक है, जैसे मैरिड विमेन, उसके घर की जो बहुएं हैं, डॉटर्स इन लॉ हैं, किसी पर्सन की वाइफ है, या किसी पर्सन की मदर, किसी पर्सन की ग्रैंड मदर, या उसकी सिस्टर्स या डॉटर्स, सभी उस पर्टिकुलर पर्सन अगर वो उनको हरास कर रहा है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर ये एक वर्ड आया है कि लेडीज हु आर इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद अ पर्सन। तो ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है, मतलब ये इस लॉ का काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स who live or at any point of time have lived together in shared household। ठीक है, दो लोगों के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप कब होगा, अगर वो या तो अब इकट्ठा रह रहे हैं या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इकट्ठा रहते थे एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, एक ही घर में। ठीक है, when they are related by consanguinity, marriage, adoption और आर फैमिली मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली, कि अगर वो उस पर्सन के बच्चे हैं, उसके साथ मैरिज के रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, अडॉप्शन के रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि उस पर्सन ने उनको अडॉप्ट किया हुआ है, या फिर कोई भी फैमिली मेंबर्स हैं जॉइंट फैमिली के। ठीक है, तो वो मतलब जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनको हम एक दूसरे के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में मानेंगे। ठीक है, तो कौन लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई भी लेडीज, कोई मैरिड वुमेन, मदर, ग्रैंड मदर, डॉटर्स एंड सिस्टर्स, जो हरैसर, मतलब जो पर्सन तंग कर रहा है उसको हम हरैसर बोलेंगे, जो हरैसर के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, मतलब या तो वो अब उसके साथ एक हाउस होल्ड में रह रही हैं या पहले रहती थी। ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स इसकी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि ये सिर्फ मैरिड वुमेन को ही प्रोटेक्ट नहीं करता, या फिर सिर्फ मदर्स, ग्रैंड मदर्स, डॉटर्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विमेन को भी प्रोटेक्ट करता है अगर उनके साथ किसी फॉर्म का अब्यूज हुआ है उनके पार्टनर के द्वारा। ठीक है, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ दिस लॉ एक्सक्लूड्स अब्यूजेस रिलेटेड टू मैरिटल रेप। अभी तक मैरिटल रेप इस लॉ के अंतर्गत नहीं आया है। ठीक है, अभी तक मैरिटल रेप से डील नहीं कर रहे इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब हमने पहले देख लिया कि कौन पर्सन कंप्लेंट कर सकता है, इस लॉ की हेल्प ले सकता है। अब हम देखते हैं कि किसके अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले ये था कि सिर्फ एक अडल्ट मेल के अगेंस्ट कंप्लेंट हो सकती थी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, तो क्या था कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो फीमेल है वो सिर्फ एक अडल्ट मेल के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती थी कि
इस ये मेल मेंबर या ये आदमी मुझे इस तरह से अब्यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजन स्टक डाउन कर दिया है, ठीक है। नाउ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट बोथ मेन एंड वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड अक्यूजिंग देम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। पहले क्या था कि कोई फीमेल विक्टिम जो है डोमेस्टिक वायलेंस की, वो सिर्फ घर के मेल मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती थी कि ये मुझे अब्यूज कर रहे हैं। पर अब अगर ये है कि अगर किसी फीमेल को उस हाउस होल्ड की लेडीज भी तंग कर रही हैं, मतलब लेटर सपोज के अगर किसी डॉटर इन लॉ को उसके मदर इन लॉ या बाकी लेडीज की तरफ से कोई ये डोमेस्टिक अब्यूज का सामना करना पड़ रहा है, तो वो मेल मेंबर्स के साथ साथ फीमेल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड जो हैं उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये प्रोविजन पहले नहीं था एक्ट में, ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लाया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने ये देख लिया है कि कौन कंप्लेंट कर सकता है और किसके अगेंस्ट कर सकता है, ठीक है। कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहने वाली लेडी कंप्लेंट कर सकती है, किसके अगेंस्ट, घर के मेन और वुमेन जो भी उसको तंग कर रहे हैं दोनों के अगेंस्ट, ठीक है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक पर्सन निर्धारित किया गया है जिसको ये कंप्लेंट वो वाली विक्टिम वुमेन जो है वो जाकर दे सकती है, उसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड एनजीओज, ठीक है। तो अब ये एक्ट ने बोल दिया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है। अब वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का काम क्या है, उन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का काम क्या है कि वो जो विमेन है उनको लीगल एड प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर उनके पास शेल्टर नहीं है तो उनको शेल्टर, अगर उनको घर में बहुत तंग किया जा रहा है और वो घर में नहीं रहना चाहती तो उन्हें कोई ना कोई सेफ शेल्टर प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर उन्हें किसी भी तरह की लीगल एड की जरूरत है वो लीगल एड प्रोवाइड करें, उनके साथ उनको मेडिकल एग्जामिनेशन में उनकी हेल्प करें। The woman has to go to protection officer of her area who fills domestic incidents report on her behalf and takes her to magistrate. अगर किसी वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ एक्ट होता है तो इस एक्ट के अंतर्गत उसे एक रिपोर्ट भरनी होती है, डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो वो उस वुमेन को प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिलती है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफिसर से वो लेकर डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट या तो खुद भर सकते हैं, लेकिन तो प्रोटेक्शन ऑफिसर उनको ये डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट भर कर देंगे उनके बिहाफ पर, उनको और उनकी कंप्लेंट फाइनल करने के लिए उनको मजिस्ट्रेट के पास भी लेकर जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या काम है, मेडिकल एग्जामिनेशन, लीगल एड, शेल्टर या कुछ और जो भी चाहिए होगा उन केसेस में जो वुमेन है उसकी हेल्प करना। अब इस एक्ट का नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा है कि किसी फीमेल के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है लेकिन वो खुद इस चीज की कंप्लेंट नहीं कर रही, तो अगर कोई थर्ड पर्सन है जिसको उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो इस चीज की कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। वो जाके प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन अब हमें पता है कि ऐसे केसेस में बहुत बार जो थर्ड पर्सन हैं, बाकी के लोग हैं, वो कुछ कि मैं चक्कर में ना पड़ जाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, इन सब चीज़ों से डरते हुए इन केसेस में आना ही नहीं चाहते होते। लेकिन इस एक्ट के में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इन्फॉर्म्स सच इंसिडेंट, कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट को रिपोर्ट करता है तो उस पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। मतलब वो पर्सन फ्री होगा, वो रिपोर्ट करे, बाद में उसको किसी फॉर्मेलिटी के अंदर नहीं घसीटा जाएगा। Any person who has a reason to believe that an act of domestic violence is being committed or is likely to be committed can give information about it to the protection officer, कि अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि किसी एक हाउस होल्ड में डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया जा रहा है, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है कोई औरत, या उसे लगता है कि ये लाइकली है कि बहुत केसेस हैं कि
घरेलू हिंसा हो रही होगी तो दोनों केसेस में वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, उस पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जी ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये एक सिविल एक्ट है। जो सिविल एक्ट्स होते हैं ना, उनका मेन पर्पस पनिशमेंट देना नहीं होता, उनका मेन पर्पस प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो फीमेल है, विक्टिम फीमेल, उसको क्या क्या प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो सबसे पहले है वुमेन कैन सीक फाइनेंशियल कंपनसेशन। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनसेशन कैन गेट मेंटेनेंस फ्रॉम देयर अब्यूजर इफ दे आर लिविंग अपार्ट। तो सबसे पहले अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा हो सकती है तो या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो वो उस बात के लिए उस पर्सन से फाइनेंशियल कंपनसेशन मांग सकती हैं लेडीज। ठीक है, अगर कोई फीमेल जो है वो जहाँ पे उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही थी, अगर वो घर छोड़कर कहीं और रहने लग गई है तो वो अपना खर्चा पानी मेंटेनेंस अब्यूजर से मांग सकती है। ठीक है, तो इसमें आगे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रेजिडेंस ऑर्डर। इट प्रोवाइड्स राइट टू सिक्योर हाउसिंग। ठीक है, कि अगर किसी फीमेल को, लेट अस सपोज किसी फीमेल को मारपीट करके या और तरीके से अब्यूज करके उसे घर से निकाला जा सकता है, घर से निकाला जा रहा है कि आप ये घर छोड़कर चले जाओ, जहां मर्जी रहो। ठीक है, तो ये जो एक्ट है उसे प्रोवाइड करता है राइट टू सिक्योर हाउसिंग। ठीक है, कि वो शी हैज द राइट टू रिसाइड इन मैट्रिमोनियल एंड शेयर हाउस होल्ड, कि उस लेडी के पास पूरा हक होगा कि वो जहां पर वो शादी करके आई है वो उस घर में रह सके, या अगर कोई जॉइंट फैमिली है, शेयर्ड हाउस होल्ड है और उसे उस घर से निकाला जा रहा है तो उसे पूरा हक है कि वो उस घर के अंदर रहे। इसके लिए क्या होगा, अगर वो कंप्लेंट करती है इस एक्ट के अंतर्गत तो जो मजिस्ट्रेट है वो रेजिडेंस ऑर्डर पास करेंगे। अगर रेजिडेंस ऑर्डर पास हो गया तो उस लेडी को कोई घर से नहीं निकाल सकता। ठीक है, एक दूसरे तरह का ऑर्डर है प्रोटेक्शन ऑर्डर। ठीक है, तो ये तब पास किया जाता है फीमेल को बचाने के लिए, मजिस्ट्रेट पास करते हैं कि अगर कोई शक इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो कि वो अब्यूजर दोबारा से उसको तंग कर सकता है। ठीक है, तो वो अब्यूजर उसके पास ना आने पाए, उसे दोबारा किसी तरीके से अब्यूज ना करने पाए, उसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 चीजें देखी हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है। कि सबसे पहले अगर वो कहीं और रह रही हैं तो वो अपनी मेंटेनेंस डिमांड कर सकती हैं। ठीक है, जो उनके साथ अब्यूज हुआ उसके लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन ले सकती हैं। ठीक है, अगर फीमेल को घर से निकाला जा रहा है तो उसे राइट टू सिक्योर हाउसिंग है। ठीक है, कि वो उसे अपने उस घर में, मैट्रिमोनियल हाउस में या शेयर हाउस होल्ड में रहने का पूरा अधिकार है और उसे कोई वहां से नहीं निकाल सकता है। ठीक है, रेजिडेंस ऑर्डर पास किया जाएगा इसके लिए। फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर तब पास किया जाएगा कि जो अब्यूजर है, हरासर है, वो दोबारा से उस लेडी को तंग ना करे। तो इस एक्ट के अंतर्गत 1 ईयर ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट एंड 20,000 रुपीज के फाइन की प्रोविजन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत क्या जजमेंट्स आई हैं, इनमें से रीसेंट जजमेंट्स कौन सी हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड दैट दिस एक्ट शैल अप्लाई इवन आफ्टर डाइवोर्स। ठीक है, कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया है तो उसके बाद भी जो फीमेल है वो इस एक्ट के अंतर्गत, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत अपनी प्रोटेक्शन कंप्लेंट कर सकती है, अपने एक्स हस्बैंड की कंप्लेंट भी कर सकती है। ठीक है, तो क्या है, दिस एक्ट अप्लाइज इवन आफ्टर डिवोर्स। ए डिवोर्स्ड वुमन कैन आल्सो कंप्लेन इन केस ऑफ एनी अब्यूज। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत एक डिवोर्स्ड वुमन भी कंप्लेन कर सकती है। नेक्स्ट इज दिल्ली हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट मेंटेनेंस डजंट डिपेंड अपॉन वाइफ्स अर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये था पहले, मतलब ये माना जाता था कि मेंटेनेंस तभी मिलेगी अगर जो वाइफ है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही। ठीक है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर कोई लेडी मेंटेनेंस डिमांड करती है तो उसे मेंटेनेंस मिलेगी और उसकी अर्निंग पे ये डिपेंडेंट नहीं होगा।
ठीक है, that is even if the lady earns for herself she can still demand maintenance for herself and her children under this act. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई वर्किंग लेडी है वो कंप्लेन करती है तो उसे अपने लिए या अपने बच्चों के खर्चे पानी के लिए, फीस के लिए मेंटेनेंस की प्रोविजन नहीं होगी। जो अब्यूजर है उसे वर्किंग वुमेन के केस में भी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट, जो अगला हम देख रहे हैं वो है रीसेंट जजमेंट, जिसके कारण ये एक्ट पिछले साल में न्यूज में रहा है। वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जो नई जजमेंट आई थी उसमें ये था कि ब्रदर इन लॉ जो होगा उसकी भी मेंटेनेंस पे करने की लायबिलिटी होगी। ठीक है, इसमें ये recent judgment में Supreme Court said that even brother-in-law has a liability to pay maintenance to the victim provided they had lived together under the same roof in a shared household or a part of joint family. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अब हम केस देखते हैं कि जो अगर हस्बैंड है या एक्स हस्बैंड है वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो जो लेडी थी वो पहले एक जॉइंट फैमिली में, अब अगर अपने ब्रदर इन लॉ उसकी फैमिली और वो हस्बैंड वाइफ अगर वो एक जॉइंट फैमिली में सेम हाउस होल्ड शेयर करते थे, ठीक है, तो उस ब्रदर इन लॉ की भी लायबिलिटी बन जाएगी कि वो उस लेडी और उसके बच्चों को मेंटेनेंस दे। ठीक है, ये जो रूल है ये इसलिए पास किया गया है कि बहुत सारे ऐसे कुछ केसेस सामने आए थे कि अगर कोई सपोज कीजिए कि कोई वुमेन ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेन करती है और मेंटेनेंस की मांग करती है। ठीक है, तो अगर उसका हस्बैंड, अगर हस्बैंड इस केस में अगर अब्यूजर है तो अगर वो जॉब पे होगा तो ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि वो जॉब पे नहीं है और उसे कुछ रेंटल इनकम आ रही है या कुछ और इस तरीके की इनकम आ रही है, तो लोग क्या करते थे, वो जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो अपने हाउस होल्ड में किसी और के नाम करवा देता था कि मेरे पास तो इनकम कुछ है नहीं तो मैं मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ब्रदर इन लॉ होगा उसकी भी लायबिलिटी बन जाएगी मेंटेनेंस देने की, अगर उस लेडी का हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा और ब्रदर इन लॉ और उस लेडी ने किसी पॉइंट ऑफ टाइम में इकट्ठे एक हाउस होल्ड शेयर किया है। ठीक है, कि अगर वो जॉइंट फैमिली में सारे इकट्ठे रहते थे और उसका हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा तो वो जो ब्रदर इन लॉ होगा उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, उस लेडी को या उसके बच्चों को। ये जो है ये रिसेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। अब हम इसके टॉपिक के एंड में देखते हैं कि कुछ और जो केसेस हैं, कुछ और लॉज हैं रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एक है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो क्रिमिनल लॉ है। तो इट व्हाट इट डज इज इट पनिशेस टेकिंग एंड आल्सो गिविंग ऑफ डाउरी, के दहेज के लेने और दहेज दोनों के केस में इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट मिल सकती है। इवन ऑन डिमांडिंग डाउरी, अगर कोई पर्सन डाउरी डिमांड भी करता है, मतलब अभी तक उसने दहेज लिया नहीं सिर्फ डिमांड किया है, देन ऑल्सो दैट पर्सन कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर 6 months एंड ए फाइन ऑफ ₹5,000, तब भी उसको इम्प्रिजनमेंट इस एक्ट के अंतर्गत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो ये काफ़ी फेमस एक्ट है इंडियन पेनल कोड जो है हमारा, उसके अंडर सेक्शन 498 है, वो क्या करता है, वो भी एक क्रिमिनल लॉ है। इट अप्लाइज टू हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स इन केस दे आर क्रूअल टू वुमेन। ठीक है, तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, जो क्रिमिनल लॉज होते हैं उनका पर्पस पनिशमेंट होता है। ठीक है, और जो सिविल लॉज हैं उनका पर्पस जो है वो प्रोटेक्शन है। तो क्या है इसमें रिसेंट न्यूज़ में क्या था सेक्शन 498A में, तो जो 498A के अंडर अगर कोई कंप्लेंट आई है तो इमीडिएट अरेस्ट की प्रोविजंस थी पहले, लेकिन बाद में वो प्रोविजंस निकाल दी गई थी कि कुछ मिसयूज के केसेस के कारण के तभी जो हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रिस्टोर्ड, दोबारा से कर दिया है एन इमीडिएट अरेस्ट प्रोविजन अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंतर्गत इमीडिएट अरेस्ट को दोबारा से रिस्टोर कर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे। तो अब हम थोड़ा सा लास्ट टॉपिक के जो डाउट्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं।
तो एक डाउट ये था शुभम जी की तरफ से कि अब अगर जैसे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, बुक्स में दिया हुआ है कि जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका जो टेन्योर फिक्स्ड है, लेकिन जो लास्ट ईयर इस एक्ट में अमेंडमेंट की गई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के में अमेंडमेंट की गई है, तो वो लेक्चर के एंड में आ भी गया था, ये डाउट क्लियर हो गया था कि अब जो टेन्योर होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या बाकी के 10 जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं उनका टेन्योर अब फिक्स्ड 5 इयर्स का नहीं रहा है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एंड एक और डाउट था कि जो दान राशि है, ठीक है, उसके बारे में हम आरटीआई ले सकते हैं। तो इस केस में अगर जिस एनजीओ को वो दान किया गया है, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड है या कोई भी और इंस्टीट्यूशन अगर गवर्नमेंट फंडेड है, ये पब्लिक अथॉरिटी के एरिया में आती है, पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में, तो तब हम राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू ये वाली इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।